सो हेलो एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईटी धनबाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। पिछले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल टॉपिक को कवर किया था, तो आज इस वीडियो में उसी टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लेकर आया हूँ। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर, ताकि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वो प्रॉब्लम्स के थ्रू क्लियर हो जाए। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में जब एक सिस्टम ऑफ चार्ज की बात की थी मैंने, ट्रायंगुलर सिस्टम ऑफ चार्ज था, Q1, Q2 और Q3 था, और मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था ए सेपरेशन का, मान लो। तो इसका क्या आया था हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन ए, के Q2 Q3 अपॉन ए प्लस के Q3 Q1 अपॉन ए। अगर तुम्हें नहीं पता कि ये कैसे आया था तो मेरा पिछला वीडियो तुम रेफर कर सकते हो। मैंने बताया था कि क्या स्टेप होता है। जनरली करना क्या होता है कि इनफाइनाइट से पहले एक चार्ज ले आते हैं, Q1 लाए तो कोई वर्क नहीं होता है, क्योंकि और कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसको लाने में कोई वर्क नहीं होता है, इसीलिए इसकी वजह से अभी कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं होगा। फिर इसको लाएंगे, तो फिर इसको जब लाएंगे तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे निकालेंगे, फिर इसको लाएंगे तो इस पॉइंट पे इसकी वजह से और इसकी वजह से होगा। तो उस तरह से ये फॉर्मूला आया था। अब इसको फाइंड करने का मैं एक तरीका बताता हूँ। देखो करना क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, जब इस तरह का सिस्टम दिया हुआ रहे तो जितना पॉसिबल पेयर है उस पेयर का लेके और ये लिख देना होता है। सिमेट्री को डिस्टेंस देख लो, बाकी पेयर देख लो। देखो कितना पेयर बन रहा है, एक पेयर Q1 Q2 का बन रहा है, दूसरा Q2 Q3 का और Q3 Q1 का। इससे ज्यादा पेयर बनेगा क्या? 3 पेयर बन रहा है। अगर तुमको पेयर देखना है कि मेरा सही है कि नहीं, 3 पेयर बनेगा कि नहीं, या जितना पेयर बन रहा है वो एग्जैक्टली तुमने फाइंड किया है कि नहीं, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से फाइंड कर सकते हो। तो पेयर अगर फाइंड करना हो तो कितना हो जाएगा इसके, 3C2 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो कितना होगा 3। तो यहाँ से तुम देख पा रहे हो कि 3 पेयर बन रहा है, और यहाँ पे भी 3 पेयर बन रहा है। अब देख लेते हैं स्क्वायर का। अगर बात करूँ मैं, स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी ले सकते हो। तो चलो रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल के निकाल लूंगा तो स्क्वायर तुम खुद कर लोगे। तो मान लो कि ये ए लेंथ का और बी विड्थ का रेक्टेंगल है। यहाँ पे Q1 Q2 Q3 और Q4 चार्जेस रखे हुए। अब तुम इसको, जब मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, तुम एक बार इस सिस्टम के लिए जो प्रूफ किया था मैंने कि इनफाइनाइट से चार्ज ले आओ फिर फाइंड करो, वैसे फाइंड करके देखना। जो अभी लाऊंगा मैं इस तरीके से, पेयर वाले से तरीके से, वो उसके इक्वल होगा। तो इसमें कितना पेयर बन रहा है, देखो Q1 Q2 एक पेयर, Q1 Q4 एक पेयर, Q4 Q3 एक पेयर, Q3 Q2 एक पेयर। इसके अलावा डायगोनली भी पेयर बन रहा है। तो पेयर निकालने का सब सिंपल तरीका 4C2 कर दो, तो कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कितना होगा 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बच गया। फिर इधर 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3/2 कितना हो गया 6। तो 6 पेयर बनेंगे। तो देखो 6 पेयर बन रहे थे। ये साइड का देखा जाए तो साइड का कितना पेयर बन रहा है, 4, और डायगोनली 2। तो निकाल लो साइड का। अगर Q1 और Q2 के बीच की बात करें तो के Q1 Q2 अपॉन ए। इसी तरह इन दोनों के बीच का हो जाएगा के Q3 Q4 अपॉन ए। फिर विड्थ के अलॉन्ग हो जाएगा, कितना हो जाएगा के Q1 Q4 अपॉन बी प्लस के Q2 Q3 अपॉन बी। ये 4 पेयर हो गया साइड के लॉन्ग। अब डायगोनल के लॉन्ग निकाल लो इन दोनों का, कितना हो जाएगा के Q1 Q3 अपॉन, डिस्टेंस कितना है देखो, ये ए है और ये बी है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली इन दोनों पेयर के लिए भी सेम, के Q2 Q4 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो टोटल कितने पेयर्स बने, 6 पेयर्स बन रहे हैं, 6 पेयर। तो इस तरह से तुम, अब इसको तुम्हें क्या करना है, उस तरीके से जो मैं वीडियो में कॉन्सेप्चुअल तरीका बताया हूँ उस तरीके से फाइंड करके देखना है कि सेम आ रहा है कि नहीं। एकदम सेम आएगा, अगर सेम नहीं आ रहा तो तुम फिर कुछ गलती कर रहे हो। तो एग्जाम में अगर तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना रहे इस तरह के शेप का, तो तुम ये मेथड यूज कर सकते हो। और भी कॉम्प्लेक्स फिगर का हम देखते हैं। तो तुम रेगुलर पेंटागन का खुद से ट्राई करना, मैं हेक्सागन का बताता हूँ। तो अगर रेगुलर हेक्सागन है, मान लो रेगुलर हेक्सागन है जिसका साइड थोड़ा सा ये रेगुलर मान के चलो, भले मेरा रेगुलर नहीं हो, साइड इधर उधर हो गया है, लेंथ एग्जैक्टली बन नहीं सकता इस पर। तो यहाँ मैंने मान लिया कि ये रेगुलर हेक्सागन है और
सारे कॉर्नर पे चार्ज रखे हुए हैं, के Q1 Q2 Q3। चलो सिमिलर चार्ज ले लेते हैं, इजी होगा थोड़ा। बाकी तुम कर सकते हो, Q1 Q2 लेके करोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, जितना पेयर बनेगा पेयर बना लेना। तो इसमें देखते हैं कितना पेयर पॉसिबल है। तो पेयर निकालना है तो सीधे फॉर्मूला लगा लो एक बार, 6C2 कर लो, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो कितना आ जाएगा, आई गेस 6 इंटू 5/2, 15 पेयर्स बनेंगे। 15 पेयर्स देखते हैं। देखो 6 पेयर्स तो मुझे साइड के अलॉन्ग दिख रहे हैं, फिर इसके अलावा एक ये पेयर हो गया डायगोनली, एक ये पेयर हो गया। कितना हो गया, 6 + 2 8 प्लस इन दोनों का पेयर बनेगा, इन दोनों का पेयर बनेगा प्लस 10। अब देखो इसका पेयर बनेगा एक प्लस 11। इसके अलावा देखो इन दोनों का तो हो गया। अब देखो इनका और इनका बनेगा, इनका और इनका बनेगा, इनका बनेगा, इनका बनेगा। तो 4, देखो 15 हो गया टोटल, 15 पेयर्स बनेगा। अब निकालो, पहले साइड के लॉन्ग निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, KQ² अपॉन A। इसी तरह 6 है तो डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्जर्वेशन करोगे तो टाइम बच जाएगा तुम्हारा एग्जाम में। तो ये कर लिए, उसके बाद फिर देखो कि कौन से और सिमेट्रिक है, तो एक डायगोनल वाले सिमेट्रिक हो जाएंगे। तो ये पहले तुमको लेंथ निकालना पड़ेगा। ये लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया और ये लेंथ हो गया, तीनों इक्वल होगा, ये पास करेगा एक पॉइंट से। तो कैसे निकालेंगे देखो, तो अगर यहाँ पे देखोगे इसको ध्यान से, तो ये A पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो ये A है तो ये भी A होगा, पैरेलल है ना, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल। तो ये A अगर ये है तो ये भी A होगा, ये A है तो ये भी A होगा, तो ये A हो गया। उसके अलावा फिर सेम इसके लिए देखते हैं, तुम एक पॉइंट पे पास करेगा तो ये A हो जाएगा, यानी कि ये लेंथ जो है वो 2A होगा। इसी तरह ये लेंथ 2A होगा, ये लेंथ 2A। ऑब्जर्व करो, देखो ये A है तो ये पैरेलली अगर इसके लाइन लेंगे, ये पैरेलली है ना इसके, तो यहाँ तक अगर देखें तो ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो ये इसके लिए देख लो, पहले ये हो गया यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। फिर सिमिलरली इस पैरेललोग्राम को लोगे या रोम्बस बन रहा है तो रोम्बस को लोगे तो ये भी A हो जाएगा, तो ये 2A हो गया। तो 3 पेयर के लिए 2A डिस्टेंस हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 3KQ² अपॉन 2A। बाकी कितना बचा, 9 हो गया। अब हमारे पास 6 पेयर बचा। तो 6 कौन कौन बचा, देखो 2 तो सिमिलर यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, एक ये वाला। तो देखो इसका ये एंगल कितना होता है, ये एंगल बता दो, 120। तो हाफ कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री तुमको दिख रहा है, तो ये 60 डिग्री अगर हुआ, देखो ये वाला कितना है, 60 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में देखो ये हो गया 60 डिग्री, ये A हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। हमें चाहिए क्या, ये वाला लेंथ चाहिए। ये लेंथ पता चल जाएगा, दोगुना कर देंगे तो वो मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, A sin 60 डिग्री। तो कितना होगा, A इंटू √3, तो 3/2, √3A/2। तो ये कितना हो जाएगा, √3A। तो ये भी √3, ये भी √3 और ये भी √3A। तो कितना हो जाएगा, 2KQ² अपॉन √3A। सिमिलरली अब इसके लिए देख लेते हैं, इसके लिए 4 पेयर बन रहा है ना। इसके लिए यहाँ से यहाँ तक एक, फिर यहाँ से यहाँ तक 2। समझ रहे हो, देखो फ्रेज बनाता हूँ फिर से, अच्छे से समझ लो इस बात को। बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो देखो ये मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लूँगा। ये 120 का होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 60। ये A है, तो देखो ये भी सिमिलर ट्रायंगल हो गया। तो ये A, तो ये A cos 60 और ये A sin 60। तो ये कितना हो जाएगा, √3A/2। तो ये भी √3A/2 मिल गया, कितना हो गया, √3A। तो ऐसे 4 और पॉसिबल पेयर हैं, तो KQ² अपॉन √3A। तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6KQ² अपॉन A प्लस 3KQ² अपॉन 2A प्लस 6KQ² अपॉन √3A। देखो 15 पेयर्स बन गए और ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम में तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। रेगुलर पेंटागन के लिए ट्राई करना, बस ज्योमेट्री का ध्यान रखना। इसमें बस गौर से क्या देखना है कि जो डिस्टेंस निकाल रहे हो पेयर्स के बीच वो कैसे फाइंड करोगे। इसमें सिंपल ज्योमेट्री था, यहाँ पे भी सिंपल ज्योमेट्री था, देखना था ज्योमेट्री से कि डिस्टेंस क्या है। तो ये हो गया किसके लिए, रेगुलर हेक्सागन के लिए। चलो अब देखते हैं क्यूब के लिए। तो मान लो कि ये क्यूब है और सारे कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है, सारे कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखे हुए हैं और साइड जो है क्यूब का वो A है। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पेयर देखो कितना टोटल चार्ज है, चार्ज कितना है 8, तो पेयर कितने होने चाहिए 8C2।
तो कितना होगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7/2, 28 पेयर्स बनेंगे। देखो 28 पेयर्स बन रहे हैं कि नहीं। तो अगर साइड के लॉन्ग देखूँ तो एक पेयर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, उसके अलावा पांचवा ये, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और कोई पेयर छूट रहा है 12। देखो 12 पेयर बन रहे हैं इसके लॉन्ग, किसके लॉन्ग, साइड के लॉन्ग। तो 12 पेयर साइड के लॉन्ग हो गए। इसको मैं फिर क्लियर करूँगा, देख लो बढ़िया से। एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पेयर बन रहे हैं। उसके अलावा फिर इसके साइड के डायगोनल पे देखो 2 पेयर बन रहे हैं। तो इसी तरह 4 फेस है, मतलब 6 फेस है, तो यहाँ से भी 12 पेयर। ठीक है, 6 फेस है तो यहाँ से 12 पेयर। इसके अलावा फिर डायगोनली देखो, क्यूब के डायगोनली, ये तो फेस के डायगोनली था, क्यूब के डायगोनली देखो 1, 2, 3, 4 पेयर बनेंगे डायगोनली, 1, 2, 3 और 4 ऐसे। इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच और इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच कितना बना 3, और इसके और इसके बीच, इसके और इसके बीच 4। तो 4 बन गया। देख लो अच्छे तरीके से, किसके बीच, इसके बीच, फिर इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच 4 पेयर बन गया। तो 4, तो ये हो गया 28 पेयर्स। तो अब इसको क्लियरली बनाते हैं, समझ में आया ना 28 पेयर्स कैसे बने क्यूब में। तो 28 पेयर्स बन गए। अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बाकी सब जगह क्यू है, 8 चार्जेज हैं तो वो लिख लेंगे। उसके बाद देखो अब इतने पेयर्स, तो 12 पेयर्स कैसे हैं जिसमें जिन चार्ज के बीच का डिफरेंस ये है, तो कितना हो जाएगा 12 kq² अपॉन ए प्लस 12 कैसे हैं जो डायगोनली हैं। तो डायगोनल कितना होता है, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, ए साइड अगर है तो √2a। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करोगे तो √2a तो कितना हो जाएगा 12 kq² अपॉन √2a। और डायगोनल कितना होता है क्यूब का डायगोनल कितना होता है √3a। तो 4 सच पेयर्स हैविंग डिस्टेंस √3a। तो अब डायगोनल निकालना, इसका √3a डायगोनल होता है, ज्योमेट्री सिंपल ज्योमेट्री है, √3a निकल जाएगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो इसी तरह और भी कॉम्प्लेक्स अगर डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें दिख रहे हैं तो बस करना यही है कि जितने नंबर्स ऑफ पेयर है उसको ढूंढ लेना है और उसके बाद इसी तरह पेयर वाइज लिख देना है और चेक कर लेना है एक बार इससे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से कि तुम्हें इस फॉर्मूले से चेक कर लेना है कि तुम्हारे पास जो रिजल्ट है उसमें इतने नंबर ऑफ पेयर है कि नहीं, कुछ छूट तो नहीं रहा है। बस इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को तुम इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। आप उससे अटेम्प्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और एग्जाम में तुम्हारे पास उतना टाइम होता नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें वेरीफाई करना है कि ये सही है कि नहीं जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, तो तुम बैठ के आराम से वहाँ से चार्ज ले आओ, फिर एक चार्ज ले आओ, फिर दूसरा चार्ज ले आओ, मतलब इनफाइनाइट से चार्ज ले आके और इस डिस्ट्रीब्यूशन में रखो और फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, देखो सेम आएगा। तो चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुम देखो इस क्वेश्चन में बिना कॉन्सेप्ट के सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन को अभी जो ट्रिक बताई हमने उससे तुम चाहोगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बिना कॉन्सेप्ट समझे, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो क्वेश्चन क्या रहा है, 3 पॉइंट चार्जेज हैं Q, 2Q और 8Q मैग्नीट्यूड के और 9 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट लाइन पे रखे हुए हैं। ये जो लाइन है 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसी पे ये तीनों चार्ज रखे हुए हैं और हमें पोजीशन फाइंड करना है चार्जेस का सच दैट जो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो वो मिनिमम हो। तो मिनिमम के लिए पहले आप देखेंगे 3 चार्ज हमारे पास इनफाइनाइट पे रखे हुए हैं ऑब्वियसली, तभी इस सिस्टम पे ले आएंगे और फिर पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करेंगे। तो देखो हमें सबसे पहले दिमाग ये लगाना है कि किस चार्ज को इस लाइन पे पहले ले आए, तो बड़े मैग्नीट्यूड को ले आए या छोटे मैग्नीट्यूड को ले आए ये देखना है। तो मैं पहले छोटे वाले को यहाँ पे ला के देखता हूँ। तो यहाँ पे पहले मान लो कि Q को ले आए, तो अब क्या बचा, 2 बड़ा चार्ज बचा। अब उसको लाने में ज़्यादा फोर्स लगेगा और फोर्स से ही वर्क डन होता है। इसको पहले ले आएंगे तो इन दोनों को लाने में ज़्यादा वर्क डन लगेगा ना, क्योंकि ये दोनों चार्ज वो हैं ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड है। तो देखो इसको सबसे मैं क्या करूँगा, फिर इसको सबसे पहले ले आऊँगा और इसको लाने में तो वर्क डन 0 होता है पहले चार्ज को, तो पहले बड़े वाले चार्ज को ले आऊँगा ताकि अगर फिर 2 छोटे वाले चार्जेस को ले आऊँ तो कम फोर्स लगे और कम वर्क डन करना पड़े और कम वर्क डन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम।
यही कॉन्सेप्ट है, जो मैंने कॉन्सेप्ट अपने थ्योरी वाले वीडियो में समझाई है वो यहाँ पे यूज हो रहा है, और उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कोई ट्रिक इसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो इसको देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हुआ कॉन्सेप्ट के मामले में, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में जनरली पूछता है। तो पहले बड़े वाले को ले आएंगे। क्यों ले आएंगे इसका रीज़न मैंने अभी बताया। तो पहले मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 8Q चार्ज को हम ले आए। अब देखना है हमें कि इन दोनों के चार्जेस को, अब इन दोनों चार्जेस को तो लाना ही है, दोनों को ले आना है। तो अब पोजीशन देखना है कि आखिर इसके नज़दीक किसको रखें या इससे दूर किसको रखें। इसके नज़दीक जिसको अगर छोटे वाले को रखते हैं तो क्या होता है, अगर इसको रखते हैं तो क्या होता है। तो देखो, अगर इसके नज़दीक इसको रखेंगे Q को, तो 2Q इधर आ जाएगा। तो 2Q और 8Q के बीच का जो फोर्स है वो मिनिमाइज होगा अगर 2Q को दूर रखेंगे, और फोर्स मिनिमाइज हुआ तो वर्क डन कम होगा और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। तो ये 2Q को हम इससे दूर रखते हैं 9 सेंटीमीटर पे, और कहीं बीच में Q चार्ज रखते हैं। देखो कॉन्सेप्ट समझना, ये x हुआ तो ये 9 - x सपोज कर लो। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या था, पहले बड़े वालों को Q लाए और फिर इसको इससे दूर क्यों रखा, सारा कॉन्सेप्चुअल चीज़। उसके बाद फिर कैलकुलेशन करो, फिर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करना। तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, कितना पेयर पॉसिबल है, 1 2 3 पेयर पॉसिबल है, तो तीनों के बीच का निकालो, कितना हो जाएगा के। इसको तो लाने में कोई वर्क डन नहीं होगा ना, इसको लाने में कितना हो जाएगा KQ × 8Q/x² x प्लस KQ 2Q/9 - x प्लस इन दोनों के बीच का KQ × 8Q/9, यही होगा। अब हमें ये मिनिमम चाहिए, ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम करने के लिए क्या चाहिए, du/dx = 0 कर देंगे। कैलकुलस में पढ़ना होगा तुमको मिनिमम निकालने का तरीका। तो ये du/dx 0 करेंगे तो मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम के लिए देख लो कितना हो जाएगा, 1/x का कितना होता है -1/x²। x⁴ का कई बार बता चुका हूँ मैं इंटीग्रेशन, तो उसी से निकलेगा। तो कितना हो गया -KQ 8Q/x² प्लस, अब इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी सेम चीज़ है, इसको t ले लो, 1 - 9/x है ना, तो 9 - x को मैं t ले लेता हूँ। तो कितना हो जाएगा -dx = dt। तो कितना हो गया ये, इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लो, KQ 2Q/9 - x को मैं t लिख लेता हूँ, और इसको dx को -dt लिख दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा -1/t है, तो +1/t² हो जाएगा। तो KQ 29/1/t मतलब t², और ये तो 0 है, कांस्टेंट है। तो du/dx इतना हो गया, ध्यान देना। तो du/dx कितना हो जाएगा, KQ 2Q/9 - x² t के जगह रख दिया, -KQ 8Q/x² = 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, KQ से KQ कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल, तो 2/9 - x² = 8/x², यही होगा, ये 4। तो x² = 4 × 9 - x², x इसका 2 और इसका 9 - x। तो कितना हो जाएगा, x = 18 - 2x, तो 3x = 18, x = 6, तो x 6 हो गया। तो हमें क्या पूछ रहा है, क्या कब मिनिमम होगा। तो ये कितना होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 3, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 6 सेंटीमीटर। अब इसमें हमसे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा चार्ज Q, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इसकी वजह से जितना चार्ज है देख लो। अब ये तो क्लियर हो गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस कंडीशन के लिए। तो इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो KQ × 2Q/9 - x² माइनस, डायरेक्टली देख लो, अब x के टर्म में क्यों रख रहा हूँ, देखो रीजन है, अभी जो रिलेशन आया उसी के यूज से निकाल लेंगे, KQ 8Q/x²। तो अभी देखा तुमने थोड़ी देर पहले, अभी जहाँ से ये आया कि ये 0 हो रहा था, तो ये 0 हो रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0। अगर तुम्हें ऐसे नहीं निकालना तो डायरेक्ट वैल्यू रखो, वैल्यू से भी निकाल के देख लो। देखो 2KQ²/9 - 6 3² -8KQ² x², 6², तो 6² अब करके देखो, ये इससे 2 × 2 कॉमन लोगे 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 3², तो 4/8 कितना हो जाएगा 2KQ, तो कैंसिल हो गया 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यानी फोर्स मिनिमम, और फोर्स अगर मिनिमम है तो वर्क डन मिनिमम होगा और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा।
तो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में तुम्हें कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, इसीलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। अगर तुमने अब तक वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देखो, मैंने उसमें क्लियरली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। तो तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आई हो, तुम्हारे लिए वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज, एजुकेशनल कंटेंट तुम्हें इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।